हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सबका स्वागत है। तो अभी मैं उड़ीसा के पुरी में हूँ, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ का धाम है और 4 धाम में एक प्रमुख धाम है। और भगवान श्री जगन्नाथ के नाम से इसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। तो आज हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करेंगे और इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख आकर्षण है, उनको देखेंगे। अभी मैं पुरी बीच पर हूँ और काफ़ी सुंदर बीच है। और ये बंगाल की खाड़ी है। सामने की तरफ जो आपको समुद्र दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये बीच काफ़ी लंबा है और इसके किनारे पर ये रोड है और इसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारे होटल बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो अगर आपको बीच का आनंद लेना है तो। मैंने भी यहीं पर स्टे लिया है बीच के किनारे पर। और मैंने जो होटल बुक किया है उसमें रूम का जो चार्ज है वो 1600 रुपये है पर नाइट का, विथ AC। बीच के किनारे पर जो होटल है वो करीब 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपको 1500 से 2000 के बीच में ठीक ठाक बजट होटल मिल जाते हैं। और अगर आपको थोड़े सस्ते में स्टे करना है, कम रेंज में स्टे करना है, तो आप मंदिर के आसपास ठहर सकते हो। वहाँ पर कई सारी धर्मशाला है जहाँ पर आपको 600-700 रुपये में रूम मिल जाते हैं, नॉन AC। और अगर आप AC रूम लेना चाहते हो तो 1000 से 1200 की रेंज में वहाँ पर आपको होटल मिल जाती है। तो अगर आपको बीच का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पर ठहर सकते हो, और अगर आपको मंदिर के पास ठहरना है तो आप वहाँ पर भी ठहर सकते हो। दोनों चॉइस है आपके पास। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सुबह के इस वक्त 9 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी काफ़ी टूरिस्ट भी है। काफ़ी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। देखो आप, काफ़ी बढ़िया साफ पानी है। तो अभी फरवरी का एंड है, फरवरी ख़त्म होने को है और यहाँ पर अभी हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है। तो पूरी आने का सही समय नवंबर से लगा के जनवरी तक का है। फरवरी में भी आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है और मार्च से तो काफ़ी गर्म हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी हम भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके अलावा दूसरे जो मंदिर है प्रमुख, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद में शाम को यहाँ पर आएँगे। शाम को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़ारा होता है। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। हम चाहे तो यहाँ से अंदर से पैदल भी जा सकते हैं, और नहीं तो हमें यहाँ पर ये ई-रिक्शा मिल जाती है। 50 रुपये का चार्ज लेते हैं ये लोग और मंदिर के पास में हमें छोड़ देते हैं। तो चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की तरफ। तो मैं पहुँच गया हूँ भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर पर। आप देखो सामने हमारे जगन्नाथ मंदिर है और ये सिंह द्वार है, जो कि सबसे मेन दरवाज़ा है, मेन एंट्री गेट है मंदिर में जाने के लिए। मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर पूजा प्रसाद की कई सारी दुकानें बनी हुई है और यहाँ पर आप अपने जूते, चप्पल, मोबाइल, बैग वगैरह भी रख सकते हो। जूता चप्पल के 10 रुपये लोग लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लगेज है, बैग है, तो उसका 20 रुपये लेते हैं और मोबाइल कैमरे का 10 रुपये लेते हैं। इसके अलावा उस तरफ में मंदिर का भी जूता चप्पल का स्टैंड बना हुआ है और क्लॉक रूम बना हुआ है। वहाँ पर भी आप अपना सामान, जूते चप्पल रख सकते हो और उसके बाद यहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हो, और वो बिल्कुल फ्री है। सिंह द्वार मंदिर की पूर्व दिशा में है, पश्चिम में बाघ द्वार है, उत्तर में हाथी द्वार है और दक्षिण में अश्व द्वार है, घोड़ा द्वार। तो चारों द्वार से हम मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन सिंह द्वार सबसे मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य गेट है। ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं से मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम सिंह द्वार के बाहर रहते हैं तब हमें समुद्र का शोर सुनाई देता है, लेकिन जैसे हम सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की जो आवाज़ है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चक्र लगा हुआ है जिसे नील चक्र कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र को किसी भी दिशा से देखो तो ये चक्र एक ही जैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही है। और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है वो हवा से उल्टी दिशा में बहता है, तो ये काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। किसी बड़े मंदिर के शिखर पर कई सारे पक्षी होते हैं, लेकिन यह जगन्नाथ मंदिर का जो शिखर है इस पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है आसपास में। तो सिंह द्वार हमने देखा। अभी हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे कॉरिडोर में घूमते हुए, जो बाकी के 3 द्वार है वो देखेंगे और उसके बाद मैं दर्शन के लिए जाऊँगा। तो पहले हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं।
तो ये मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद बनता है। तो ये अश्व द्वार है जो कि मंदिर की दक्षिण दिशा में है, और इसके पास में यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हनुमान जी का है। जो सिंह द्वार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सभी भक्त वहीं से अंदर दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि उसका महत्व है, मैंने आपको बताया। बाकी के जो द्वार है वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये अश्व द्वार था, यहाँ पर देखो आप, इतना भीड़ नहीं है, ज़्यादा भक्त नहीं है अभी। बाकी ये कॉरिडोर है, काफ़ी बढ़िया कॉरिडोर बना हुआ है ये, और यहाँ पर गार्डन बने हुए हैं साइड में। इसके अलावा बैठने के लिए भी व्यवस्था है और पीने का पानी वगैरह भी मिल जाता है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी करी हुई है। तो ये है मंदिर का पश्चिम द्वार जो कि है बाग द्वार। यहाँ पर आपको बाग दिखेगा मंदिर के द्वार पर, इसे बाग द्वार कहते हैं। तो ये है हाथी द्वार जो कि उत्तर दिशा में है, लेकिन यहाँ पर हाथी बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है। हाथी द्वार के सामने यहाँ पर ये फ्री शू और मोबाइल स्टैंड बना हुआ है, और ये मंदिर का ही है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल और जूते जमा करवा सकते हो बिल्कुल निःशुल्क। तो ये जो मोबाइल और जूते चप्पल का स्टैंड है वो चारों द्वारों के पास में बना हुआ है। हाथी द्वार में यहाँ पर एक बना हुआ है पीछे, और जो बाग द्वार और घोड़ा द्वार है वहाँ पर दो बने हुए हैं, और सिंह द्वार पर भी एक बना हुआ है। तो हमने मंदिर की पूरी परिक्रमा कर ली और चारों द्वार देख लिए। अभी मैं फिर से सिंह द्वार पर पहुँच गया हूँ, सामने सिंह द्वार है, और ये यहाँ से मुझे अंदर जाना दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, किसी को भी इजाज़त नहीं मिलती है। तो मैं मेरा मोबाइल कैमरा और ये बैग वगैरह सब कुछ जो है यहाँ जमा करवाऊँगा, और उसके बाद दर्शन के लिए जाऊँगा। तो मैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। कहाँ से आप? भिलाई से। अच्छा, भिलाई से। भिलाई छत्तीसगढ़ में ना? अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। तो भाई साहब ने पहचान लिया और बोल रहे हैं कि हम आपके वीडियो देखते हैं काफ़ी, तो हमको भी एक बार आप वीडियो में लीजिए, हमारी जगन्नाथ यात्रा यादगार हो जाएगी। बिल्कुल। तो इनकी भी यात्रा यादगार कर लेते हैं, मैंने सोचा। कैसा लगा आपको, दर्शन हो गए? बहुत सही दर्शन हो गए। कितना टाइम लगा? अराउंड 1 आवर। 1 घंटा? 1 घंटा। अच्छा, और अंदर जो महाप्रसाद मिलता है वो लिया आपने? हाँ, लिया। तो क्या चार्ज रहता है उसका? 3 पार्ट है उसका, 100, 120 और 150। चलिए बढ़िया, आपने तो दर्शन कर लिए, मैं भी चला जाऊँ दर्शन करने के लिए। वैसे आपकी नई शादी हुई है ऐसा लग रहा है, न्यूली मैरिड है? अच्छा, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने आए हैं या शादी करके? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो वीडियो देखते रहिए। बाकी कैसे वीडियो अच्छे होते हैं? बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं आपके। भी होते हैं। लाइक हम अगर कहीं जाना है तो हम लोग का ये रहता है कि पहले इनका वीडियो देख लेंगे ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कैसे कैसे। आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं तभी सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई है। अच्छा। धार्मिक जगह से, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो अभी मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, करीब 1:45 बज गए हैं। वहाँ से मैं जाऊँगा अंदर में लाइन में होते हुए, और इस तरफ से फिर सिंह द्वार से अंदर दर्शन करने जाऊँगा, और करीब 1 घंटे के आसपास मुझे समय लगेगा दर्शन करने में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। और अंदर महाप्रसाद भी मिलता है तो वो भी ट्राई करूँगा, खा कर आऊँ मैं। तो दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जय जगन्नाथ। तो मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आ गया। जय जगन्नाथ। मैं 1:45 बजे अंदर गया था दर्शन के लिए, और 2 बजे बाहर आया, तो 1.25 घंटा लगा मुझे दर्शन करने में। और अंदर एक शक्तिपीठ भी है जिसे विमला देवी शक्तिपीठ कहते हैं, वो भी काफ़ी प्रमुख मंदिर है। तो अगर आप दर्शन के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करना। और महाप्रसाद में नहीं ले सका अंदर क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और मुझे समय की कमी हो रही थी, क्योंकि 2 बज चुके हैं अभी, तो आगे भी जाना है मुझे। तो इसीलिए फिर वहाँ पर एक भाई साहब थे, तो उनसे मैंने थोड़ा सा प्रसाद चख लिया। तो बाकी मैंने आपको बता दिया था महाप्रसाद कितने का मिलता है, क्या है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ के जो दूसरे प्रमुख मंदिर है और जो दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सामने ये पूरा मेन रोड है जहाँ पर पूरा मार्केट बना हुआ है। सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल वगैरह है, धर्मशाला वगैरह है। और यहाँ पर देखो आपको लकड़ियाँ दिखेगी। तो ये मंदिर का जो रथ बनता है, जो रथ यात्रा निकलती है यहाँ पर आषाढ़ मास में, उसका काम यहाँ पर बंद होता है। और ये जो लकड़ी है वो नीम की है, तो इसी जगह पर रथ बनाने का काम किया जाता है। करीब 2-3 महीने ये रथ बनने का काम होता है। अक्षय तृतीया को रथ बनाने का काम शुरू होता है, और उसके बाद आषाढ़ मास में जब रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठाकर
और उनकी मौसी के यहाँ छोड़ा जाता है, जो गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ये लकड़ी रखी हुई है रथ बनाने के लिए, जो कि नीम की लकड़ी है। तो सामने बुलडोजर खड़ा है, तो यहाँ पर ये जो दुकानें हैं उनके बाहर जो ये लोग सामान लगाते हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारा मार्केट आज नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर पूरा मार्केट होता है, खाने पीने की दुकानें होती है। ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो इनका सारा सामान बाहर लगाते हैं ये लोग, लेकिन आज इन्होंने अंदर रख दिया है। सब दुकान वालों ने अपना सामान अंदर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेशल घी खाजा मिलता है मार्केट में, जो कि काफ़ी फेमस है पूरी में। तो यहाँ पर ये सारा खाजा है, देखो आप, ये घी खाजा है और ये डालडा का है, ये तेल वाला है, अलग अलग बनता है। तो मैंने ये घी खाजा लिया है, इसको घी में फ्राई करते हैं और उसके बाद चाशनी में डुबो के रखते हैं। तो देखते हैं कैसा लगता है। एकदम करारा और क्रिस्पी है और अच्छा है, नमकीन और मीठा मिक्स ऐसा लगता है, बढ़िया है। ये जो खाजा है वो क्या रेट का होता है वजन के हिसाब से? ये तेल वाला 140, ये डालडा वाला 160 और घी वाला है 300 रुपये रहता है, वो 250 रुपये से रहता है वो। तो अलग अलग क्वालिटी का खाजा मिलता है यहाँ पर। मैंने भी खा लिया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा मुझे। तो लोकल पूरी घूमने के लिए मैंने यहाँ पर ऑटो हायर किया है और शाम तक मैं इस ऑटो में घूमूंगा और इनको मैं 1300 रुपये दे रहा हूँ। करीब 4 घंटे या 5 घंटे हम घूमेंगे इसमें। तो यहाँ से अभी हम सबसे पहले आउटसाइड जाएंगे, जो दूर की जगह है उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद पूरी में आके यहाँ के लोकल जो 2-3 मेन मंदिर है वो देखेंगे। तो अभी मैं चंदनपुर में हूँ और यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पर दालमा मिलता है और इसके अलावा और भी लोकल डिश मिलती है। तो अभी करीब 2:30 बज गए हैं और काफ़ी भूख लग रही है, तो यहाँ का कुछ खाना ट्राई करते हैं। तो ये दालमा है, ये कदम्बा है, इसे बेसर कहते हैं, और ये रसगुल्ला है जो कि उड़ीसा का फेमस है। तो ये करीब 100 रुपये की डिश है मेरी। तो ये रेस्टोरेंट के मालिक है, इनसे पूछते हैं कि कैसे क्या बनता है। ये है डालमा, तो दाल में सारे वेजिटेबल्स डाल के डालमा बनता है। और ये है मिक्स वेज बोलते हैं दूसरा जगह में, ये हमारा बेसर है यहाँ। ये जो दालमा है इसका नाम दालमा क्यों है? ये दाल से बनता है क्या? दाल से बनता है। अच्छा, दाल से बनता है और सारे सब्जी मिक्स होती है, मिक्स होती है, इसीलिए इसको दालमा बोलते हैं। ये उड़ीसा का, खास करके उड़ीसा का ये फेवरेट डिश है डालमा। दालमा। ये कदम्बा जो है वो चंदनपुर का फेमस है। तो ये इसमें क्या क्या मिक्स होता है, कैसे बनता है? चूड़ा और इसमें मिलाता है रसावली और छेना मिलाते हैं और राबड़ी मिलाते हैं। सबसे पहले दालमा खाते हैं। दालमे को इस कदम्बा के साथ मिक्स करके खाया जाता है। थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये मीठा है और ये तीखा है, तो पता नहीं कैसा लगेगा। अलग टेस्ट है वैसे, मैं जो सोच रहा था कि एकदम मीठा होगा वैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो दालमा मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर खाली स्पाइसी और तीखा खाना है तो दालमा अच्छा है। ये थोड़ा मीठा है इसलिए थोड़ा मुझे कम अच्छा लग रहा है, बाकी यहाँ के लोग बहुत खाते हैं इसको। और ये इन्होंने साथ में मिक्स वेजिटेबल दिया है। ये बहुत बढ़िया है, एकदम मसालेदार। क्योंकि मीठा मिक्स करके खाना था तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, तो मैंने राइस लिया है और साथ में इन्होंने ये करेला और आलू फ्राई किया होता है इनका, ये दिया है। रसगुल्ला अच्छा लगा मुझे, बढ़िया। तो पुरी से करीब मैं 20 किलोमीटर आगे आया हूँ और ये एक गांव है जिसका नाम है सखी गोपाल, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और मंदिर का नाम भी सखी गोपाल है, इसीलिए इस गांव का नाम भी सखी गोपाल है। पूरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, यह मंदिर भी सेम वैसे ही बना हुआ है। आप देखो, इसका द्वार भी वैसा ही है और मंदिर का शिखर भी काफ़ी ऊँचा है। तो ये मुख्य दरवाज़ा है, गेट है अंदर जाने का, और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ के जो पुजारी जी उनसे पूछा है, तो थोड़ा आगे तक मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ प्रवेश द्वार से, और यहाँ से आगे मुझे अनुमति नहीं है,
तो मैं बाहर से बता रहा हूँ, ये मंदिर है साक्षी गोपाल जी का। यहाँ पर भी ऊपर नील चक्र है, ध्वजा है और इसका शिखर भी काफ़ी ऊंचा है। तो मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, मुख्य पुजारी जी, ये हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। ये साक्षी गोपाल की कहानी क्या है, ये साक्षी देने के लिए आए थे प्रभु जी मथुरा वृंदावन से ब्राह्मण के साथ में। अब जगन्नाथपुरी धाम जो दर्शन करने के लिए आते हैं, इनके साक्षी कौन रहेगा, इसीलिए इनका नाम है साक्षी गोपाल। ये जगन्नाथ दर्शन का साक्षी। और ये जो प्रभु देखे हैं, ये जीवंत है, स्वयंभू है, इनको कोई बनाया नहीं, ये अपने इच्छा से पाषाण रूप धारण किए। ब्राह्मण को बोले थे, ब्राह्मण तुम आगे आगे जाएगी, हम तुम्हारा पीछे जाएगी, कहाँ मुड़ के हमको दर्शन नहीं करना, जहाँ मुड़ के हमको दर्शन करेगा हम यहीं ठहरेगा, आगे नहीं जाएगा। इसी बात से ब्राह्मणों आगे आगे और प्रभु जी पीछे पीछे आए थे। ये नदी था, नदी के किनारे बालू में नूपुर की आवाज़ नीचे डूब गया और पवन से बंसी का आवाज़ पीछे चला गया। भगवान ने माया कर लिया, ब्राह्मण को कोई आवाज़ आया नहीं, इसलिए ब्राह्मण पीछे मुड़ के भगवान को दर्शन कर लिया। तो प्रभु जी यहीं से अपने इच्छा से खड़े हो गया। इसीलिए जगन्नाथ प्रभु जी के हुक्म है, कलयुग में जो कोई जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आएगा तो इनको दर्शन करने से इनके जगन्नाथ की यात्रा सफल होता है। अब जगन्नाथपुरी आकर चला जाइए, आने का कोई फल आपको मिलेगी नहीं, जब साक्षी गोपाल आप नहीं आना है। इसीलिए नाम साक्षी गोपाल और ये जगन्नाथ दर्शन का साक्षी। पहले ये प्रभु जी जाकर जगन्नाथ जी का मंदिर में थे, जो इसको सब आने के बाद में सच करके आए थे कि तुम हमको उड़ीसा को लेकर जाता है, उड़ीसा के आदमी चावल खाता, हमको चावल की पूजा देगा नहीं, और हम पक्का खाने वाले हैं, हम द्वापर युग का ठाकुर पक्का खाने वाले हैं। तो जगन्नाथ में दोनों किस्म की पूजा लगता है, चावल की पूजा लगता है, पक्का और कच्चा दोनों किस्म की लगता है। तो इनको लेकर भगवान जगन्नाथ मंदिर में रखे। जगन्नाथ मंदिर में रखे तो जो कच्चा प्रसाद जाते हैं वो जगन्नाथ के लिए छोड़ देते हैं और पक्का प्रसाद रास्ता से आग्रहण कर लेते हैं। तो जगन्नाथ ने बोला, देखो राजा, हमको लेकर दूर से रखो, नहीं तो इनको लेकर दूर से, यहाँ से ये उत्तिष्ठ हम लोग खाते हैं। तो पुरी के महाराजा ने यहाँ मंदिर बनवाया और प्रभु जी को यहीं स्थापन किया। उड़ीसा में पुराना मंदिर है भुवनेश्वर लिंगराज की मंदिर, इसके बाद में जगन्नाथपुरी जी के मंदिर, इसके बाद में ये मंदिर है। तीनों मंदिर एक ही साथ के प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी मैं आ गया हूँ रघुराजपुर। यह एक विलेज है पुरी के पास में, और जो चंदनपुर मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमने खाना खाया था, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अंदर की तरफ है। रघुराजपुर में यहाँ के जो लोग हैं वो कई पीढ़ियों से पट्टचित्र पेंटिंग बनाते हैं। पट्टचित्र जो है वो कपड़े पर बनाया जाता है, उस पर पेंटिंग बनती है, उसे कहते हैं। और हज़ारों साल से यहाँ पर ये कला चल रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने पुरखों की कला को आगे बनाए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे घर है, इसी के अंदर में यहाँ पर ये पेंटिंग बनती है, पट्टचित्र बनते हैं। तो यहाँ पर एक घर है जहाँ पर पट्टचित्र बनते हैं। वो वाला सब हैंडमेड है। वो वाला जो होता है आलमोनियम का होता है, वो आलमोनियम वाला पिन किया है। अच्छा। वो वाला लकड़ी का, अच्छा, जो काठ जैसे ना लीम का जो दारू होता है ना, वो दारू का बनता है। अच्छा, ये क्या है, केतली है? ये तो केतली के ऊपर आपने पेंट किया है एल्यूमिनियम पे। 100 पीस ले। हाँ, ये कितने का होता है? वो वाला तो 600 में आ जाता है। 600 का है। अच्छा, ये पेपर से बना हुआ है? अच्छा, मास्क है ये? पेपर मास्क। अच्छा, वो वाला संग जो बाजना संग है ना, वो बाजेगा, वो बाजेगा उस संग। अच्छा, ये देखो आप, इस पे भी पूरी पेंटिंग की हुई है। तो वैसे ये कितने का होता है, ये जो संग है कितने का? वो वाला 700 का। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाएगी, और ये हैंडमेड होता है सारा। तो ये भी पेंटिंग देखो आप, ये भी हैंडमेड है, और कितनी बारीक इसमें कलाकारी की हुई है, देखो आप। जो चॉक पाउडर है, इससे चॉक पाउडर और जो गम, जो इमली का गम, इसका मिलाकर बनाया है। अच्छा, यहाँ पर ये कई सारे इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं जो कि हाथ से बने हुए हैं, हैंडमेड। वो जो बनाया है दुर्गा माता का, ये जो वर्क है जो मास्टर वर्क का, ये स्टोन का कलर है। अच्छा, ताड़ पत्थर से बनाते हैं, वो एनिमल्स का। अच्छा, ताड़ पत्र है ये? का पत्ता है। हाँ, ताड़ का जो पत्ता होता है उसके ऊपर बनाया है। इसका 2 पत्ता है। अच्छा, 2 पत्ता है ये? इसके ऊपर खुदाई किया है। अच्छा, इसके नीचे में एक पत्ता है, जातक लगता है ना, हरा सब, इसे लेखन से बनता है। अच्छा, इसको काजल देना पड़ता है, जो दिया जलता है काजल है ना, काजल देना पड़ता है।
अच्छा इसलिए वो गाँव फेमस है। अच्छा, वैसे ये पेंटिंग कितने की होती है? तो यहाँ पर इन्होंने ये पेंटिंग बताई है, देखो आप, ये भगवान श्री राम की पेंटिंग है। राम जी है, बीच में सीता जी है और इस तरफ में ये लक्ष्मण जी है। तो जब उनका राज तिलक हुआ था उसकी ये पेंटिंग बनाई हुई है और ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग है और इसको बनाने में इनको 3 महीने लगे थे। 3 महीने लग गए थे? अच्छा, तो ये कितने की है वैसे? बोला 85,000 का। 85,000? ओहो हो, क्योंकि समय लगा तो पैसे तो लगने ही वाले। 3 महीने इन्होंने मेहनत की है तो पेंटिंग का चार्ज तो वैसा पड़ेगा। ये 85,000 की पेंटिंग है, 85,000 की। बहुत ही बढ़िया, लेकिन सुंदर है एकदम। मेरे पास भी 1,20,000 का पेंटिंग है। अच्छा, 1.25 लाख का भी पेंटिंग है? अभी दिखाती है ना। अच्छा, ये सब बिकता है आपके पास रेगुलर? अच्छा, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर पेंटिंग्स है और क्योंकि इनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, कई दिन लगते हैं, तो इसलिए पेंटिंग काफ़ी महंगी भी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये पेंटिंग है रासलीला की, 65,000 रुपये की ये पेंटिंग है, 65,000 की। तो ये जो पेंटिंग है इन्होंने 2 महीने में बनाई है। इसको जो फेस है, हाँ आप देखिए, जो नेचुरल, जो आप पीछे में देखिए तो नेचुरल आ जाए। काफ़ी बारीकी से ये पेंटिंग बनाते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। तो माधवा आर्ट एंड क्राफ्ट है ये दुकान, यहाँ पर मैंने विजिट किया है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स है। अगर आप कभी आते हो और आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो रघुराजपुर जो गांव है वो एकदम रिमोट जगह है और पुरी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सच में बहुत अच्छा था इनका कलेक्शन। तो अभी मैं फिर से पुरी में आ गया हूँ और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है और यहाँ पर ये है श्री गुंडीचा टेम्पल। तो जब यहाँ पर रथ यात्रा होती है जुलाई के महीने में, आषाढ़ के समय में, तब भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बलभद्र जी को यहाँ पर लाया जाता है गुंडीचा टेम्पल में। यह गुंडीचा टेम्पल है जो कि भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर में कोई विग्रह नहीं है, गर्भगृह में भगवान की गद्दी है। तो पूरे वर्ष वो गद्दी खाली रहती है। जब रथ यात्रा का समय होता है तो भगवान यहाँ पर आकर विराजते हैं 7 दिनों के लिए। गुंडीचा राजा इंद्रदुम्न की पत्नी थी, तो उन्होंने देवताओं से आग्रह किया कि वो उनके लिए एक मंदिर बनाए जहाँ पर भगवान को हर साल हर्षोल्लास के साथ लेकर जाया जा सके और उनकी रथ यात्रा निकाली जा सके। उसके बाद में यहाँ पर ये मंदिर बना और इसका नाम गुंडीचा मंदिर रखा गया। पहले यहाँ पर भक्त अंदर जाकर दर्शन कर सकते थे गद्दी के, लेकिन अभी यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है। कोविड के समय से यहाँ पर प्रवेश बंद किया हुआ है। तो मैंने मंदिर में बाहर से दर्शन कर लिए, यहाँ से, जहाँ से सारे भक्त दर्शन करते हैं। अंदर बहुत बड़ा खुला चौक है और काफ़ी बड़ी जगह है ये, और इसे भगवान का फार्म हाउस भी कहा जाता है मॉडर्न भाषा में। तो ये भगवान का घर है। वैसे इसे गुंडीचा मंदिर कहते हैं और दूसरी भाषा में इसे गुंडीचा घर भी कहा जाता है। तो ये है नरेंद्र पोखरी, काफ़ी बड़ा तालाब है ये और इसे चंदन तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में पुरी के राजा नरेंद्र देव ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम नरेंद्र पोखरी है। जब पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा होती है तब 21 दिनों के लिए भगवान को यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें चंदन का लेप किया जाता है। उसके बाद उन्हें इस तालाब में नौका विहार करवाया जाता है। तालाब के बीचों बीच में एक मंदिर है जिसे चंदन मंडप कहा जाता है। तो अभी मैं आ गया हूँ लोकनाथ मंदिर पर। जगन्नाथ मंदिर से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान शिव का इकलौता मंदिर है पुरी में। मंदिर इस तरफ में है यहाँ पर और इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर बड़ा सा तालाब है। तो मैं लोकनाथ मंदिर में दर्शन करके आ गया। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाकी इस मंदिर की जो प्राचीन कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे माता सीता को छुड़ाने के लिए, तो वो यहाँ पर पुरी में रुके थे और यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो एक गांव वाले ने उनको एक कद्दू ला कर दिया जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में लौका कहा जाता है। तो भगवान राम ने उस कद्दू को स्थापित किया शिवलिंग के रूप में और उसके बाद भगवान शिव की पूजा की। तो उसके बाद से कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर स्थायी हो गए हमेशा के लिए। तो क्योंकि उन्होंने लौका को स्थापित किया था जो कि कद्दू होता है, स्थानीय भाषा में इसे लौका कहते हैं, तो इसीलिए ये लोकानाथ महादेव कहलाया और समय जाते धीरे धीरे लोकानाथ से लोकनाथ महादेव हो गया। तो ये काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना मंदिर है और पुरी का इकलौता शिव मंदिर है ये। अभी एक जगह और है जिसे बेड़ी हनुमान कहते हैं
लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। हनुमान जी का मंदिर है वो, क्योंकि अभी 5:15 बज गए हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते 5:45 बज जाएंगे। उसके बाद मुझे बीच पर भी जाना है, तो इसीलिए वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हम सीधा यहाँ से अभी बीच पर चलेंगे। तो मैं मरीन ड्राइव पर पहुँच गया हूँ और ये जो आप देख रहे हो ये पुरी का लाइट हाउस है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हो ऊपर और यहाँ से समुद्र का नज़ारा देख सकते हो। सामने ये पूरा समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर ये टिकट विंडो है जहाँ से मैं टिकट लेना होगा बीच पर जाने के लिए। तो लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं। यहाँ से टिकट लेंगे और फिर अंदर जाएंगे बीच पर। तो टिकट का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपीज़ का नॉर्मल टिकट है। उसके अलावा और भी यहाँ पर चार्ज लिखे हुए हैं। टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है, 20 रुपये का टिकट है और यहाँ से अभी बीच की तरफ जाना है। टिकट लेने में ही 10 मिनट का समय लग गया। एक तो वैसे ही लेट हो रहा है, उस पे से ये टिकट के चक्कर में और लेट हो गए। तो ये है गोल्डन ब्रिज की एंट्री, आप देखो। जो हमने पूरी बीच देखा था उससे आगे जब हम आते हैं यहाँ पर तो ये ब्लू फ्लैग बीच है। तो ये प्रॉपर अच्छे से बना हुआ है और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, इसीलिए इसका टिकट लगता है। तो मैंने भी टिकट लिया 20 रुपये का। यहाँ पर कई सारी चेयर लगी हुई है बैठने के लिए और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और एकदम साफ़ सुथरा बीच है, देखो आप, बिल्कुल भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये बीच, काफ़ी बढ़िया बीच है। और यहाँ पर टूरिस्ट ही आते हैं, लोकल लोग नहीं आते हैं। बाकी जो आगे का बीच था पूरी बीच, वहाँ पर यहाँ के लोकल लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो काफ़ी भीड़ होती है। तो टूरिस्ट के लिए ये बीच सबसे बढ़िया है, ब्लू फ्लैग बीच। तो शाम के 6 बज गए हैं और ये नज़ारा है यहाँ का बीच का। और काफ़ी बढ़िया पानी है, देखो आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ठंडक भी हो गई है, दोपहर में काफ़ी गर्मी थी। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, अगर आधा घंटा पहले आता तो और बढ़िया रहता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बढ़िया मज़ा आ रहा है देखने में। ये जो झंडा दिख रहा है और ये बैरिकेटिंग है, इसके आगे ब्लू फ्लैग बीच है जहाँ पर हम थे पहले। और अभी हम आ गए हैं पूरी बीच की तरफ। तो यहाँ पर ये सैंड आर्ट है, देखो आप, कितना बढ़िया बनाया है, बहुत ही सुंदर। इंडिया में सबसे बढ़िया सैंड आर्ट यहीं पर मिलेगा आपको देखने को। कितना सुंदर बनाया है, देखो आप। आपने बनाया ये? अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको ये बनाने में? 3 घंटा लगता है भाई साहब। 3 घंटा? बहुत बढ़िया। तो आज हमने पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए और यहाँ के जो अन्य प्रमुख मंदिर हैं उनके भी दर्शन किए। और एक दिन में ये सब जगह हम घूम सकते हैं, पुरी में देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आप बाई फ्लाइट पुरी आना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर आना होगा। वहाँ पर एयरपोर्ट है, पुरी में एयरपोर्ट नहीं है। और वहाँ से पुरी की दूरी 60 किलोमीटर के आसपास है और करीब 1.25 से 1.5 घंटा लगता है भुवनेश्वर से पुरी पहुँचने में। और वहाँ से हमें बस मिल जाती है पुरी के लिए। उसके अलावा शेयरिंग टैक्सी भी चलती है, पर पर्सन 100 से 150 रुपये लेते हैं वो टैक्सी वाले और आपको पुरी छोड़ देते हैं। तो मैं भी इसी तरह से आया था शेयरिंग टैक्सी में। और अगर आप चाहो तो पर्सनल कैब करके भी वहाँ से आ सकते हो भुवनेश्वर से। बाकी अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो पुरी में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आप सीधे पुरी आ सकते हो। और अगर आपके वहाँ से पुरी की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप भुवनेश्वर आ सकते हो। भुवनेश्वर में काफ़ी ट्रेन आती है और वहाँ से मैंने आपको बताया उस तरह से आप पुरी आ सकते हो। तो ये पूरा गोल्डन ट्रायंगल है, भुवनेश्वर टू पुरी, पुरी टू कोणार्क और कोणार्क टू भुवनेश्वर। तो पूरा त्रिकोण है ये और इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। सभी टूरिस्ट यही करते हैं, भुवनेश्वर आते हैं, वहाँ से पुरी आते हैं, पुरी से कोणार्क जाते हैं और कोणार्क से फिर भुवनेश्वर जाते हैं। कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ट्रिप सेट कर सकते हो। तो अभी काफ़ी भूख लग रही है, मैं नीचे यहाँ पर कुछ खाने जाऊँगा, पता करना पड़ेगा वेज में क्या मिल रहा है। काफ़ी कम रेस्टोरेंट है यहाँ पर वेज वाले, प्योर वेज के, नॉन वेज और वेज मिक्स है, तो देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।